हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज के वीडियो एनईपी के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। और जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो 1700 से 1857 तक का टाइम पीरियड रहने वाला है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली हमें यही समझना है कि 1700 से 1857 के बीच कौन कौन सी घटनाएं घटी। बेसिकली हमें इन्हीं चीज़ों को डिटेल में समझना है। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलेबस के अंदर टोटल आपको 5 यूनिट्स को पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर बेसिकली आपको यही पढ़ना है कि 18वीं शताब्दी में यानी 18th सेंचुरी में भारत का बैकग्राउंड कैसा था, और इसके अलावा इस टाइम पीरियड में क्या क्या घटनाएं घटी। मतलब यूनिट फर्स्ट के अंदर बेसिकली हमें यही समझना है कि 18th सेंचुरी में भारत की सिचुएशन कैसी थी और किस तरीके से अंग्रेज भारत में आए और भारत पर कब्जा किया। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं यूनिट सेकंड के बारे में। तो यूनिट सेकंड के अंदर बेसिकली हमें समझना है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत पर कब्जा किया और अपना एक्सपेंशन किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसके अंदर हम जानेंगे कि ब्रिटिश राज की क्या विचारधाराएं थी, क्या रणनीतियां थी, उनकी क्या पॉलिसी थी, जिनके थ्रू उन्होंने पूरे भारत पर अपना कब्जा किया था। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं यूनिट थर्ड के बारे में। तो यूनिट थर्ड के अंदर बेसिकली हमें यही समझना है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान, मतलब जब ब्रिटिशर्स का भारत पर कब्जा था, तो उस टाइम पीरियड के दौरान ब्रिटिशर्स ने कौन से लैंड रेवेन्यू सिस्टम को अपनाया था, यानी टैक्स को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज को अपनाया था। इसके साथ ही हमें ये भी समझना है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर को व्यापार का हिस्सा बना दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई थी और उसे विदेशों में बेचते थे। तो कुछ इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर को व्यापार का हिस्सा बना दिया था। तो इसके अलावा इस यूनिट के अंदर हमें ये भी समझना है कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत से जितने भी जो रिसोर्सेज थे, जो संसाधन थे, वो इंग्लैंड लेके गए, जिसकी वजह से इंग्लैंड में तो विकास हुआ, इंग्लैंड में तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, औद्योगिकरण हुआ, लेकिन इसकी वजह से जो भारत के संसाधन थे उनका अत्यधिक दोहन हुआ, जिसकी वजह से भारत का जो विकास है वो रुक गया, यानी भारत का विऔद्योगिकरण हो गया। तो आखिर इसके क्या क्या रीजंस थे, इन सभी चीज़ों को हमें इस यूनिट के अंदर समझना है। तो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4। तो यूनिट 4 के अंदर बेसिकली हमें सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट के बारे में समझना है, मतलब सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में समझना है। इसके अलावा इस यूनिट के अंदर हमें स्वदेशी और आधुनिक शिक्षा को अच्छे से समझना है, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो भारत में गुरुकुल सिस्टम था उसे समझना है। और इसके अलावा जब ब्रिटिशर्स ने भारत में आए और उन्होंने जो एजुकेशन में चेंजेस किया, उन सारी चीज़ों को डिटेल में समझना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूनिट की तरफ। तो यूनिट 5 के अंदर बेसिकली हमें 1857 के विद्रोह को समझना है कि आखिर 1857 के विद्रोह के क्या क्या कारण थे, क्या रीजन थे और उसके क्या रिजल्ट निकले, उसके क्या परिणाम थे, इसको समझना है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपका पेपर होता है, टोटल 90 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपको 3 घंटे दिए जाते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होता है। और आप अपने आंसर्स को या तो हिंदी में लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो, किसी भी एक मीडियम में आपको अपना पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर के बारे में। तो यूनिट फर्स्ट है 18वीं शताब्दी में भारत, पृष्ठभूमि और विमर्श। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिट फर्स्ट के अंदर बेसिकली हमें यही समझना है कि 18th सेंचुरी में भारत की क्या सिचुएशन थी और किस तरीके से ब्रिटिशर्स भारत में एंटर करते हैं और अपना कब्जा करते हैं भारत के अंदर।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट फर्स्ट से। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि 18th सेंचुरी में भारत की क्या सिचुएशन थी, इसके बारे में बताइए। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर भारत में काफी सारे चेंजेस भी हुए थे, तो उसी के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 18वीं सदी की प्रकृति की चर्चा कीजिए। क्या ये एक निरंतरता का काल था, यानी क्या ये परिवर्तन का युग था, इसको बताइए। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि 18th सेंचुरी में इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही अनस्टेबल और चेंजिंग थी, इसीलिए कई हिस्टोरियंस ने इसे परिवर्तन का युग भी कहा है। इस टाइम पर मुगल एम्पायर धीरे धीरे कमजोर होने लगा था, मतलब मुगलों की सेंट्रल पावर कमजोर हो गई थी और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कमजोर हो गया था। और इसके अलावा प्रांतों में नवाब और राज्यपाल स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे और मुगल कंट्रोल लगभग खत्म हो गया। तो ये तो हमने इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझा था। तो चलिए इसके बाद अब हम समझते हैं 18th सेंचुरी में भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन के मेन फीचर्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर कमजोर हो गया था, मतलब 1707 में अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। और तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1707 में अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। औरंगजेब के बाद आए शासकों ने साम्राज्य को नहीं संभाल सके, जिसकी वजह से केंद्र सत्ता में गिरावट आई, एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर पड़ गया, प्रांतों में नवाब और राज्यपाल स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे, जिसकी वजह से क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। मतलब मुगल सत्ता कमजोर होने से राजपूत, मराठा, सिख और नवाबों जैसी स्थानीय शक्तियां उभरी और बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे नवाब क्षेत्रों के शासक अपने एरियाज में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। इस टाइम कई छोटे छोटे राज्य और रियासतें अस्तित्व में आई और इसी टाइम पर मराठों का उदय भी हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18th सेंचुरी में मराठा एम्पायर इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर बन गया। और तो और मराठा साम्राज्य ने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में मुगल सत्ता की कमजोरी का फायदा उठाया। इसके अलावा मराठों ने कई क्षेत्रों पर कंट्रोल और टैक्स कलेक्शन सिस्टम एस्टैब्लिश किया। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18th सेंचुरी में सिख साम्राज्य का भी गठन हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि मुगल साम्राज्य के कमजोर होने पर पंजाब में सिखों ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया और सिख साम्राज्य एक सुदृढ़ क्षेत्रीय शक्ति बन गया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18th सेंचुरी में यूरोपियन पावर्स ने अपना काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस किया। मतलब 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी और डच ट्रेडिंग कंपनीज ने इंडिया में पॉलिटिकल पावर हासिल करना शुरू किया। कंपनियों ने स्थानीय शासकों के साथ संधियां कर पॉलिटिकल मैटर्स में अपना इंटरफेरेंस शुरू कर दिया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा वॉर्स भी हुए थे, काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी, जिसकी वजह से राजनीतिक अस्थिरता जैसी प्रॉब्लम सामने आई। तो मैं आपको बता दूं कि मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने और क्षेत्रीय शक्तियों के उभरने से लगातार वॉर और कन्फ्लिक्ट होते रहे। 18th सेंचुरी में मराठा, सिख, नवाब और यूरोपीय कंपनियों के बीच सत्ता की लड़ाई आम बात हो गई। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं 18th सेंचुरी में आर्थिक और प्रशासनिक प्रभाव के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार युद्ध और अस्थिरता की वजह से इकोनॉमी कमजोर हुई, किसानों पर टैक्स का जो बर्डन है वो बढ़ गया और इसके अलावा सामाजिक असमानता और गरीबी भी बढ़ी। तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18th सेंचुरी में अंग्रेजों ने पॉलिटिक्स में अपना काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस किया। मैं आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले व्यापार और फिर राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू किया। बंगाल, मद्रास और बम्बई में उनकी शक्ति बढ़ी और उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कंट्रोल शुरू किया। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18th सेंचुरी भारत के इतिहास में परिवर्तन का युग था, जिसमें मुगल सत्ता का पतन और नई क्षेत्रीय और विदेशी शक्तियों का उदय हुआ। तो इससे पहले हमने समझा कि 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी में इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, जिसके अंदर हमने ये समझा था कि मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य के अंत के बाद कैसे छोटे छोटे साम्राज्य उभरकर सामने आए, जैसे मराठा, सिख और बंगाल के नवाब। तो इसके बाद अब हम समझेंगे कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा किया और किस तरीके से पूरे भारत पर कब्जा किया।
तो इस यूनिट से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि बंगाल के नवाबों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष क्यों हुआ, यानी क्या रीजंस थे, इसके बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष के क्या कारण थे, इसके ऊपर चर्चा कीजिए, इसके ऊपर बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें यही समझना है कि व्यापार करने आई ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से पहले बंगाल को जीता और धीरे धीरे पूरे भारत में अपना कब्जा फैलाया। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला युद्ध होता है वो बंगाल के साथ होता है, और बंगाल की जीत के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे एक एक करके पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18वीं सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी के मध्य में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम अंग्रेज भारत में सिर्फ ट्रेड यानी व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजनीति यानी पॉलिटिक और सत्ता में दखल देना शुरू किया। बंगाल उस टाइम पर इंडिया का सबसे समृद्ध प्रांत था, इसीलिए कंपनी वहां अपना प्रभाव अच्छी तरीके से बढ़ाना चाहती थी। इसी वजह से नवाबों और कंपनी के बीच टकराव और संघर्ष शुरू हुआ, कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच आखिर संघर्ष के क्या कारण थे, ऐसे कौन से रीजन थे जिनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ। तो इसकी शुरुआत तब होती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 में दस्तक नामक स्पेशल राइट दिया था, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने की परमिशन मिल गई थी। लेकिन बाकी नवाबों को ये अनुचित लगा, अन्यायपूर्ण लगा, गलत लगा, क्योंकि बाकी सभी इंडियन ट्रेडर्स टैक्स देते थे लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स नहीं देती थी, जिसकी वजह से बंगाल के नवाबों की इनकम कम होने लगी और लोकल ट्रेडर्स को लॉस हो रहा था। और इसी असमान नीति ने नवाबों और कंपनी के बीच एक गहरा तनाव पैदा कर दिया था। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का असली काम व्यापार करना था, लेकिन उसने बंगाल की राजनीति में दखल देना शुरू किया। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी बंगाल के नवाबों के दरबार में षड्यंत्र रचने लगे, जिसकी वजह से बंगाल के नवाबों को ये लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनका आंतरिक प्रशासन कमजोर करने की साजिश कर रही है और नवाबों के अधिकार और स्वतंत्रता छीनना चाहती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष का जो अगला रीजन था वो था सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच निजी टकराव। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें तुरंत नवाब के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला के विरोधियों जैसे मीर जाफर और जगत सेठ का साथ दिया। इसकी वजह से सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी बढ़ गई, जो कि आगे चलकर 1757 में प्लासी के युद्ध में बदल गई। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष का जो अगला रीजन था वो था किलेबंदी और सैनिक गतिविधियां। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम जैसे किलों पर अपनी किलेबंदी को मजबूत करना शुरू किया। नवाब सिराजुद्दौला को यह लगने लगा कि अंग्रेज एक स्वतंत्र सत्ता बना रहे हैं और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इसे अपनी संप्रभुता के लिए खतरा माना और उन्होंने कंपनी को एक नई किलेबंदी करने से रोका और पुरानी किलेबंदी को हटाने के लिए आदेश दिया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे इनकार कर दिया। इससे दोनों के बीच टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष का जो अगला रीजन था वो था नवाबों की सत्ता को चुनौती। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के ऑर्डर्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स नहीं देती थी और व्यापारिक नियमों को तोड़ती थी। इससे नवाब की शक्ति और प्रतिष्ठा कमजोर पड़ने लगी और उनका शासन असुरक्षित होने लगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष का जो अगला रीजन था वो था भ्रष्टाचार और कंपनी के अधिकारियों की स्वार्थी नीतियां। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कई अधिकारी अपने निजी लाभ के लिए बंगाल के प्रशासन में दखल देने लगे। वो स्थानीय दरबारियों, व्यापारियों और यहाँ तक कि सैनिकों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में करने लगे। इससे सिराजुद्दौला का दरबार करप्शन से भर गया और आपसी अविश्वास बढ़ता गया। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष का जो अगला रीजन था वो था आर्थिक शोषण। तो मैं आपको बता दूं कि
सिराजुद्दौला बंगाल की आर्थिक अर्थव्यवस्था को संतुलित करना चाहते थे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद सिर्फ अपने व्यापारिक मुनाफे को बढ़ाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के स्थानीय संसाधनों का दोहन किया, यानी ओवर यूज किया, और भारतीय व्यापारियों को पीछे ढकेल दिया। इसकी वजह से बंगाल की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो गई और सिराजुद्दौला का जो गुस्सा था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष का जो अगला रीजन था वो था स्थानीय व्यापारियों और जनता की असंतोष। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार यानी मोनोपोली से भारतीय व्यापारी और यहाँ तक कि आम जनता दोनों ही नाराज थे। सिराजुद्दौला का यह डर था कि ये असंतोष उनके शासन के खिलाफ जा सकता है, और इसी रीजन की वजह से सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच कन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा बढ़ गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष का जो अगला रीजन था वो था सैन्य असमानता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी के पास प्रशिक्षित यूरोपियन सैनिक, आधुनिक हथियार और संसाधन थे, जबकि नवाबों की सेना पारंपरिक थी। इस शक्ति असमानता से ईस्ट इंडिया कंपनी आत्मविश्वासी हो गई और धीरे धीरे एग्रेसिव बिहेवियर अपनाने लगी, और इससे सिराजुद्दौला को यह लगने लगा कि अंग्रेज धीरे धीरे सेना पर कब्जा कर सकते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष का जो अगला रीजन था वो था प्लासी का युद्ध और उसका परिणाम। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष के इन सभी कारणों की वजह से 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, और 1757 में हुए प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा और मीर जाफर को नया नवाब बनाया गया, जो कि कंपनी का कठपुतली शासक बन गया था। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रख दी। तो चलिए बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि राजनीति और सत्ता की लड़ाई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बुक के सभी यूनिट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर के साथ आपको हमारे इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, और पीडीएफ का लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से पीडीएफ नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से इस यूनिट से आपके एग्जाम में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि 1757 से 1857 के बीच भारत में ब्रिटिश क्षेत्रीय विस्तार की सफलता के क्या कारण थे, यानी किस तरीके से आखिर जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने भारत पर कब्जा किया, वो कैसे सक्सेसफुल हुए, उसके क्या क्या रीजंस थे, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, इसके बारे में बताइए। इसका जो आंसर है वो आपको हमारे पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, और जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं यूनिट सेकंड के बारे में। तो यूनिट सेकंड के अंदर बेसिकली हमें समझना है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत पर कब्जा किया और अपना एक्सपेंशन किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसके अंदर हम जानेंगे कि ब्रिटिश राज की क्या विचारधाराएं थी, क्या रणनीतियां थी, उनकी क्या पॉलिसी थी, जिनके थ्रू उन्होंने पूरे भारत पर अपना कब्जा किया था। तो यूनिट सेकंड से जो फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो आंसर है वो आपको हमारे पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, और जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं यूनिट थर्ड के बारे में। तो यूनिट थर्ड के अंदर बेसिकली हमें यही समझना है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान, मतलब जब ब्रिटिशर्स का भारत पर कब्जा था, तो उस टाइम पीरियड के दौरान ब्रिटिशर्स ने कौन से लैंड रेवेन्यू सिस्टम को अपनाया था, यानी टैक्स को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज को अपनाया था। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन में पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि मुनरो और कॉर्नवालिस की जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसके बारे में बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि
जैसे ही अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया, उसके बाद उन्होंने किसानों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया। तो मैं आपको बता दूं कि दो ब्रिटिश अधिकारी थे, जिनमें पहले नाम आता है लॉर्ड कर्नवालिस, जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट का सिद्धांत दिया था, या फिर आप कह सकते हो ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, यानी ये किसानों से टैक्स कलेक्ट करने वाला एक सिस्टम था। और इसके अलावा थॉमस मुनरो ने रियायतवाड़ी सिस्टम बनाया था, यानी रियायतवाड़ी व्यवस्था बनाई थी, जो कि किसानों से टैक्स कलेक्ट करने का एक सिस्टम था। तो आपके एग्जाम में इन दोनों ही अधिकारियों के द्वारा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया गया था, उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अंग्रेजों की इनकम का ज्यादातर हिस्सा किसानों से वसूले जाने वाले कृषि कर यानी लैंड टैक्स से आता था, और इसी वर्क को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए दो ब्रिटिश ऑफिसर्स, पहले थे लॉर्ड कार्नवालिस और दूसरे थे थॉमस मुनरो, इन दोनों ने अलग अलग लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज लागू की थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉर्ड कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट और थॉमस मुनरो ने रियायतवाड़ी व्यवस्था यानी रियायतवाड़ी सिस्टम शुरू किया था। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ही पॉलिसीज में काफी ज्यादा डिफरेंस था, जिनके गहरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणाम हुए। तो आइए इन दोनों ही पॉलिसीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसमें चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लॉर्ड कार्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो इस सिस्टम में जमींदार को लैंड का ओनर माना गया, जो कि हर साल ब्रिटिश सरकार को एक फिक्स्ड इनकम देता था। कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदार को टैक्स पेयर माना था। तो वहीं दूसरी तरफ चलिए हम बात करते हैं मुनरो की रियायतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुनरो ने 1820 में साउथ इंडिया, खासकर मद्रास में रियायतवाड़ी सिस्टम को लागू किया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सिस्टम में ब्रिटिश सरकार का सीधा संबंध किसानों यानी रियायतों से था, और जमींदारों की भूमिका इसमें खत्म कर दी गई थी। मुनरो ने रियायतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को टैक्स पेयर माना था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इन दोनों ही व्यवस्था का कंपैरिजन करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में लैंड का ओनर जमींदार था, मतलब किसान सिर्फ खेती करने वाला था, किसान के पास भूमि का कोई भी स्थायी अधिकार नहीं होता था, जिसकी वजह से स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने सामंती वर्ग को जन्म दिया। और वहीं दूसरी तरफ मुनरो की रियायतवाड़ी व्यवस्था में लैंड का ओनर किसान था, जिसमें किसान सीधे ब्रिटिश सरकार को टैक्स देता था। तो मैं आपको बता दूं कि रियायतवाड़ी व्यवस्था ने किसानों को भूमि का अधिकार दिया था। और वहीं दूसरी तरफ कार्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में टैक्स रेट परमानेंट यानी फिक्स थे, मतलब ये एक बार डिसाइड होने के बाद चेंज नहीं होते थे। और वहीं दूसरी तरफ मुनरो की रियायतवाड़ी व्यवस्था में टैक्स रेट टेम्परेरी थे, यानी लैंड की उपज और प्रोडक्शन के हिसाब से ही टैक्स बदलते रहते थे। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कार्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में सरकार और किसान के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। जमींदार किसानों से मनचाहा टैक्स वसूल कर उनका शोषण करता और ब्रिटिश सरकार को एक फिक्स्ड अमाउंट देता था। और वहीं दूसरी तरफ मुनरो की रियायतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट किसानों से टैक्स लेती थी। इससे किसानों को कुछ राहत मिली, लेकिन टैक्स रेट इतना ज्यादा था कि किसान फिर भी गरीबी से बाहर नहीं निकल सके। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कार्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो था कि सरकार को एक स्टेबल और फिक्स इनकम मिले। इसीलिए टैक्स अमाउंट को फिक्स कर दिया गया, चाहे उपज बढ़े या घटे। और वहीं दूसरी तरफ मुनरो की रियायतवाड़ी व्यवस्था का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो था कृषि उत्पादन के अकॉर्डिंग सरकार को अधिक से अधिक टैक्स देना। इसीलिए कुछ वर्षों में ही टैक्स रेट को बार बार बदला जाता था। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कार्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने जमींदारों को स्थायी अधिकार देकर उन्हें अमीर बनाया, और जिसकी वजह से वही दूसरी तरफ किसान गरीब, ऋणी और करदाता बने, जिसकी वजह से गांव की सामूहिक व्यवस्था टूट गई और समाज में असमानता बढ़ गई। और वहीं दूसरी तरफ मुनरो की रियायतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि पर अधिकार तो मिला, लेकिन काफी ज्यादा टैक्स और फसलों की खराबी की सिचुएशन में किसानों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ती थी। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कार्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से जमींदार ब्रिटिश शासन के सपोर्टर बन गए, क्योंकि उनकी संपत्ति अंग्रेजों पर डिपेंड थी। इससे अंग्रेजों को एक स्थायी सहयोगी वर्ग मिल गया।
और वहीं दूसरी तरफ मुनरो की रेतवाड़ी व्यवस्था से किसान ब्रिटिश सरकार से असंतुष्ट हुए, क्योंकि भारी कर की वजह से वो परेशान थे। इसीलिए कई जगहों पर किसानों ने विद्रोह भी किया। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से कृषि उत्पादन में सुधार नहीं हुआ, क्योंकि जमींदार खेती में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्शन में लगे रहते थे। और वहीं दूसरी तरफ मुनरो की रेतवाड़ी व्यवस्था में भूमि सुधार की कोशिश हुई, लेकिन टैक्स का बोझ और भी ज्यादा बढ़ता गया, जिसकी वजह से किसानों को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से भारत में एक सामंती और अमीर जमींदार वर्ग पैदा हुआ, जो कि अंग्रेजों के साथ मिल गया। और वहीं दूसरी तरफ मुनरो की रेतवाड़ी व्यवस्था ने किसानों को ऋणग्रस्त, अस्थिर और निर्मल बना दिया। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त हो या मुनरो की रेतवाड़ी व्यवस्था, ये दोनों ही पॉलिसीज किसानों की भलाई के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार के फायदे के लिए बनाई गई थी। इससे भारत की कृषि व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होती गई, किसान कर्ज और गरीबी में फंस गए और अंग्रेजों की पकड़ भारत पर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। तो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4। तो यूनिट 4 के अंदर बेसिकली हमें सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट के बारे में समझना है, मतलब सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में समझना आएगा। इसके अलावा इस यूनिट के अंदर हमें स्वदेशी और आधुनिक शिक्षा को अच्छे से समझना आएगा, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो भारत में गुरुकुल सिस्टम था उसे समझना है। और इसके अलावा जब ब्रिटिशर्स ने भारत में आए और उन्होंने जो एजुकेशन में चेंजेस किया, उन सारी चीज़ों को डिटेल में समझना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि 19वीं सदी के भारत के सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या थे, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि 19वीं सदी का भारत एक बड़े सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। एक तरफ अंग्रेजी शासन ने भारत की पुरानी परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं को हिला दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन सोसाइटी में अंधविश्वास, जातिवाद, स्त्री दमन, सती जैसी कुरीतियां और धार्मिक कट्टरता फैली हुई थी। तो इन्हीं प्रॉब्लम से सोसाइटी को फ्री कराने के लिए कई एजुकेटेड इंडियंस और रिफॉर्मर्स ने सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को शुरू किया, जैसे राजा राममोहन राय का ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई जैसे समाज सुधारक इनके प्रमुख थे। तो इन सब ने इंडियन सोसाइटी को एक नई सोच, सेल्फ रिस्पेक्ट और मॉडर्न डायरेक्शन दी। तो ये तो हमने अभी इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट समझा था। तो चलिए हम बात करते हैं कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के जो प्रमुख मुद्दे थे वो क्या थे। तो इसका जो पहला मुद्दा था वो था सती प्रथा का अंत। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 19वीं सदी में सती प्रथा बहुत ही भयानक कुरीति थी, जिसमें विधवा स्त्रियों को अपने पति की चिता पर जीवित जला दिया जाता था। तो इन सभी चीजों को देखकर राजा राममोहन राय ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और सोसाइटी को जागरूक किया। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा प्रतिबंधन अधिनियम को पारित किया, जिसके तहत सती प्रथा कानून पर रोक लगाई गई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भारत में वुमेन एम्पावरमेंट का पहला सबसे बड़ा कदम था। तो 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का जो अगला मुद्दा था वो था बाल विवाह प्रथा का विरोध। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाइल्ड मैरिज इंडियन सोसाइटी में कॉमन था। इससे लड़कियों की एजुकेशन, हेल्थ और फ्रीडम पर बहुत बुरा असर पड़ता था। तो इन्हीं सभी चीजों को देखकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अन्य सुधारकों ने इस प्रथा का विरोध किया और इसके खिलाफ आवाज उठाई। एज अ रिजल्ट 1891 में बाल विवाह निषेध अधिनियम यानी चाइल्ड मैरिज बैन एक्ट को पारित किया गया, जिसके तहत बाल विवाह पर कानूनी रोक लगाई गई। तो 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का जो अगला मुद्दा था वो था विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विधवा महिलाओं को समाज में बहुत अत्याचार और बहिष्कार झेलना पड़ता था और उन्हें पुनर्विवाह यानी रीमैरिज की परमिशन नहीं थी। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और उनके प्रयासों से ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसमें विधवा महिलाओं को फिर से सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिला। तो इसका अगला मुद्दा था जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का विरोध।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जातिवाद ने भारतीय समाज को बांट दिया था और कमजोर बना दिया था। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और सत्य शोधन समाज ने जाति भेद और छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया। ज्योतिबा फुले ने दलितों और बैकग्राउंड क्लासेस के लिए एजुकेशन और इक्वल राइट्स की लड़ाई लड़ी। इन सभी आंदोलनों ने समाज में इक्वलिटी और ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया। तो इसका अगला मुद्दा था महिला शिक्षा और सशक्तिकरण। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुधारकों ने महसूस किया कि स्त्रियों की दयनीय स्थिति का जो मेन रीजन था वो था एजुकेशन की कमी। तो सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई और विद्यासागर ने वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट किया और महिलाओं के लिए स्कूल्स, हॉस्टल्स और सुधार सेवाएं बनाई गई, जिससे धीरे धीरे महिलाएं एजुकेटेड और सेल्फ डिपेंडेंट बनने लगी। तो 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का जो अगला मुद्दा था वो था धार्मिक अंधविश्वासों और कर्मकांडों का विरोध। तो 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का जो अगला मुद्दा था वो था धार्मिक अंधविश्वासों और कर्मकांडों का विरोध। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 19वीं सदी में भारतीय समाज में अनेक धार्मिक कर्मकांड, पुरोहितवाद और अंधविश्वास फैला हुआ था। तो इसी चीज को ठीक करने के लिए रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद जी ने सर्वधर्म समभाव और सहिष्णुता का मैसेज दिया और इसी की वजह से समाज में धार्मिक सहिष्णुता और एकता की भावना मजबूत हुई। तो इसका अगला मुद्दा था राष्ट्रवाद की भावना का विकास। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुधार आंदोलनों ने सोसाइटी में एजुकेशन, इक्वलिटी और फ्रीडम के विचार फैलाए। और तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में औपनिवेशिक शिक्षा के उत्कर्ष से जुड़े मुख्य विकास की चर्चा कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो भी आपको हमारी पीडीएफ में मिल जाएगा और पीडीएफ का लिंक ऑलरेडी मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूनिट की तरफ। तो यूनिट 5 के अंदर बेसिकली हमें 1857 के विद्रोह को समझना है कि आखिर 1857 के विद्रोह के क्या क्या कारण थे, क्या रीजन थे और उसके क्या रिजल्ट निकले, उसके क्या परिणाम थे, इसको समझना है। 1857 का विद्रोह क्या था, आखिर क्यों हुआ था 1857 का विद्रोह, इसके पीछे क्या कारण थे, आखिर क्यों असफल हो गया था ये विद्रोह, आखिर क्यों नहीं मिली थी हमें 1857 के विद्रोह के बाद आज़ादी। तो इन्हीं सवालों के जवाबों को बेहतर ढंग से समझने के लिए आज की इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे कि 1857 के विद्रोह से पहले भारत में क्या हो रहा था। फिर हम ये जानेंगे कि 1857 में भारत में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। फिर हम ये जानेंगे कि 1857 का विद्रोह क्यों असफल रहा, क्यों 1857 के विद्रोह के बाद भारत को आज़ादी नहीं मिल पाई। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि 1857 से पहले भारत में क्या हो रहा था और कैसे अंग्रेजों ने भारत पर अपना शासन स्थापित किया। तो आइए इसे समझते हैं। 18वीं शताब्दी में भारत में राजाओं और नवाबों की ताकत और स्वतंत्रता कम होने लगी। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि स्थानीय राजाओं को भी अपने ही हित की रक्षा के लिए कंपनी से बातचीत करनी पड़ रही थी। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनकी गोद लिए हुए बेटे को राजा बना लें। और इसके अलावा पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से ये रिक्वेस्ट की थी कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सभी रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में आने वाली आखिरी रियासत थी। 1801 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर सहायक संधि थोप दी, जिसके बाद 1856 में ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह ऐलान कर दिया कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह अवध रियासत को ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब वाजिद अली शाह को उनके पद से हटा दिया और अवध पर कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने के लिए 1849 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उन्हें दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। इसके बाद 1856 में लॉर्ड डलहौजी के बाद कैनिंग को भारत का अगला गवर्नर जनरल बनाया गया। कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें सिर्फ राजकुमार की मान्यता ही दी जाएगी। और इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक करके कई रियासतों पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ तक का इतिहास आपको बताना जरूरी था।
ताकि आप आगे 1857 के विद्रोह के कारणों को आसानी से समझ पाएंगे। अभी तक हमने जाना कि 1857 से पहले भारत में क्या हो रहा था। अब हम देखेंगे कि 1857 में भारत में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट में बताइए कि अभी आप किस क्लास में स्टडी कर रहे हैं। क्या आप स्कूल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मार्च 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सिपाहियों को एक नई राइफल दी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, और इसी एनफील्ड राइफल की वजह से 1857 का विद्रोह भड़का, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सिपाहियों को जो राइफल दी थी उसके कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, और देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैलने लगी। अंग्रेजों की इस हरकत ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया था। 29 मार्च 1857 को 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही ने एनफील्ड राइफल को चलाने से मना कर दिया। ये सिपाही और कोई नहीं बल्कि मंगल पांडे थे, जो कि भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। मारो फिरंगी को ये नारा भी मंगल पांडे ने ही दिया था। मंगल पांडे ने न सिर्फ एनफील्ड राइफल को चलाने से मना कर दिया था, बल्कि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भी कर दिया था, जिसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद सभी ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया। आपको क्या लगता है, मंगल पांडे ने पहले विद्रोह क्यों कर दिया था, और क्या होता अगर मंगल पांडे दूसरे विद्रोहियों के साथ विद्रोह करते? क्या मंगल पांडे को फांसी नहीं होती? मंगल पांडे, जिन्हें भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी भी माना जाता है, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने का तभी फ़ायदा है जब आप वीडियो में पूछे गए सवालों के जवाब दें, ताकि आपके सोचने की स्किल डेवलप हो सके। तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के पैदल सिपाहियों ने शुरू किया, जिसके बाद इसमें घुड़सवार सैनिक और अन्य लोग भी शामिल होते गए। 11 मई 1857 को विद्रोही मेरठ से लाल किला गए, जहां अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से कहा कि वे उनके साथ मिलकर 1857 के विद्रोह में उनका नेतृत्व करें। इतने सारे विद्रोहियों को देखकर बहादुर शाह जफर ने हाँ कर दी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। आखिर क्यों हुआ था 1857 का विद्रोह? इसके कारणों को जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें ऐसी और वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और जब आप हमारे वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियोस में और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में भी काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि 1857 का विद्रोह कैसे स्टार्ट हुआ। तो अब हम ये देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। मैं आपको बता दूं कि 1857 का विद्रोह अचानक नहीं हुआ था। इसके कई सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य कारण थे जिनकी वजह से ये विद्रोह हुआ था। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों के बारे में। राजनीतिक कारणों में सबसे पहले हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के बारे में, जिसे हड़प की नीति या विलय की नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 1850 के दशक में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति बनाई थी। इसके तहत अगर किसी राजा की कोई संतान नहीं होती थी तो उसकी रियासत अंग्रेजों के कब्जे में चली जाती थी। इस नीति में ये भी कहा गया था कि अगर कोई राजा किसी बच्चे को गोद लेता है तो हम उसे उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। और अब क्योंकि राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए उस रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाता था। झांसी, सितारा, नागपुर और अवध जैसी रियासतों पर अंग्रेजों ने इसी तरीके से कब्जा किया था। तो अब हम बात करते हैं दूसरे राजनीतिक कारण के बारे में, जो कि था लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि बनाई थी। इस संधि में ये कहा गया था कि जो रियासत इस संधि पर हस्ताक्षर करेगी उसकी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी। लेकिन साथ ही इसमें यह भी बताया गया था कि अगर उस रियासत को किसी दूसरे रियासत के साथ संधि या युद्ध करना है
तो उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से इजाज़त लेनी होगी। तो जैसा कि आप देख ही सकते हो कि कैसे अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं से उनके फैसले लेने के अधिकार को भी छीन लिया था। इसके बाद राजा सिर्फ नाम का राजा रह गया था, असली ताकत अंग्रेजों के हाथ में थी। तो अब हम बात करते हैं तीसरे राजनीतिक कारण के बारे में, जो कि था मुगल बादशाही का अंत। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंग्रेजों ने ये ऐलान कर दिया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें सिर्फ राजकुमार की मान्यता ही दी जाएगी। इसकी वजह से लोगों में और भी ज़्यादा असंतोष बढ़ गया था। तो आइए हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह के आर्थिक कारणों की। तो आर्थिक कारण में सबसे पहले हम बात करेंगे भारी टैक्स के बारे में। किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था और अगर वे टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनकी ज़मीन को छीन लिया जाता था। अब हम बात करेंगे दूसरे आर्थिक कारण के बारे में, जो कि था भारतीय उद्योगों का नाश। ब्रिटिश मिलों में बने सस्ते कपड़े भारत में बेचे जाने लगे, जिसकी वजह से भारत के बुनकर और कारीगर बेरोजगार हो गए और भारतीय उद्योग भी बंद पड़ गए थे। तो आइए हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह के धार्मिक और सामाजिक कारणों की। तो धार्मिक और सामाजिक कारणों में सबसे पहले हम बात करेंगे ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ईसाई मिशनरियों ने भारत में ईसाई धर्म को फैलाने के लिए लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने वाले लोगों को तरह तरह के लालच दिए गए, जैसे ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा दिया जाएगा। इसकी वजह से लोग और भी ज़्यादा भड़क गए। अब हम बात करेंगे दूसरे धार्मिक और सामाजिक कारण के बारे में, जो कि था लॉर्ड विलियम बेंटिक की सामाजिक सुधार की नीति। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1833 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कानून बनाया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून को बनाया, लेकिन भारतीय लोगों को ऐसा लगा कि वे उनकी परंपराओं में दखल दे रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये भी 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण बना। तो आइए हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह के सैन्य कारणों की। तो सैन्य कारणों में सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव की। अंग्रेज भारतीय सैनिकों के साथ नौकर जैसा बर्ताव करते थे। अंग्रेजी अधिकारी भारतीय सैनिकों को मारते पीटते, गाली देते और झाड़ू लगवाते थे। इसके अलावा भारतीय सैनिकों को कम वेतन, छोटा पद और बेकार सुविधाएं दी जाती थी, जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया था। अब हम बात करेंगे दूसरे सैन्य कारण के बारे में, जो कि था नई एनफील्ड राइफल। मार्च 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सिपाहियों को एक नई राइफल दी, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सैनिकों को जो राइफल दी थी, उसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। जब भारतीय सिपाहियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। सो आई होप आपको 1857 के विद्रोह के कारण समझ में आ गए होंगे। तो अब सवाल ये आता है कि ये विद्रोह असफल क्यों हुआ और आखिर वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से हमें 1857 के विद्रोह के बाद आज़ादी नहीं मिल पाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से नोट्स को ले सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों के बारे में। 1857 के विद्रोह में दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहेब और तात्या तोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हरजत महल जैसे कई वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया। इसके कई कारण थे, तो आइए इसे जानते हैं। पहला कारण था सही नेतृत्व में कमी। हर जगह अलग अलग नेता थे, लेकिन कोई एक ऐसा नेता नहीं था जो पूरे देश को एकजुट कर सके। बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया, लेकिन वे बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके थे और अंग्रेजों से लड़ने में सक्षम नहीं थे। सभी विद्रोही अपने अपने क्षेत्र में लड़ रहे थे, लेकिन एक साथ नहीं लड़ रहे थे। दूसरा कारण था विद्रोहियों के पास सीमित हथियार और संसाधन। अंग्रेजों की तुलना में भारतीय विद्रोहियों के पास धन और हथियार बहुत कम थे। इसके अलावा अंग्रेजों के पास ज्यादा बेहतर हथियार थे। तीसरा कारण था भारतीय राजा और जमींदारों की गद्दारी। 1857 के विद्रोह में बहुत से राजा और जमींदार अंग्रेजों के साथ थे। कुछ जमींदार और अमीर लोग अंग्रेजों से डरते थे, इसीलिए उन्होंने विद्रोहियों की मदद नहीं की। चौथा कारण था विद्रोह का सीमित जगह पर होना। विद्रोह का दायरा सीमित था। विद्रोह एक साथ पूरे भारत में नहीं हो रहा था। विद्रोह उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में हो रहा था। देश के एक बहुत बड़े भाग बंगाल, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा
एवं दक्षिण भारत में यह विद्रोह नहीं फैल पाया। पांचवा कारण था अंग्रेजों ने विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए बहुत क्रूरता दिखाई। जिन जगहों पर विद्रोह हुआ वहां अंग्रेजों ने लोगों को सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया, गांव के गांव जला दिए और सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी थी। विद्रोहियों के हथियार और संसाधन खत्म होने लगे, इसीलिए वे ज्यादा से ज्यादा समय तक नहीं लड़ सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बुक के सभी यूनिट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर के साथ आपको हमारी इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे और पीडीएफ का लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से पीडीएफ नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे पहले यहाँ पर आपको शो होगा सिलेबस, और मैं आपको बता दूं कि जो नोट्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हो, सिलेबस के बाद यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया है क्वेश्चन पेपर, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि कितने नंबर का पेपर आता है, हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हमें कितना टाइम दिया जाता है क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। दैट्स वाई मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किया है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो सके कि किस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर के साथ आपको मिलने वाले हैं। और आपके एग्जाम में जितने भी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग लैंग्वेज में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन के साथ आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आंसर्स है वो हमने काफ़ी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में लिखा है। अगर आप 1 से 2 बार भी पढ़ते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने इस नोट्स को पढ़ के अपना एग्ज़ाम दिया तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस को बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसे कि आपको पता ही है नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप इसमें कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो यहाँ पर होते हैं नोट्स खत्म।